समानता। यह अध्याय समानता की अवधारणा के बारे में है। समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है। यहाँ समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए निम्नलिखित सवालों को पड़ताल करने की कोशिश की गई। ये समानता क्या है? हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए? क्या समानता का मतलब व्यक्ति में हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है? हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं? हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं? इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हमारा समान सामना समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद जैसी अपने समय की कुछ खास विचारधाराओं से होगा। इस अध्याय में हम असमानता की स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े और चित्र देखेंगे। ये केवल इसीलिए दिए गए हैं कि हम असमानता की प्रकृति को समझ बूझ सकें। इन आंकड़ों और चित्रों को याद करने की जरूरत नहीं है। समानता महत्वपूर्ण क्यों है? समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व को घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य हैं। साझी मानव की यह धारणा है कि सार्वभौम मानव अधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और राजसत्ता लोगों में पद, धन, हैसियत या विशेषाधिकार की असमानता कायम रखती है। आधुनिक काल में सभी मनुष्यों की समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुट लाने के वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति में भूसमानती अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतिकारी का नारा था कि समानता की मांग 20वीं सदी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशी विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान भी उठी थी और यह लगातार उन संघर्ष समूहों द्वारा उठाई जा रही है जो समूह करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे कर दिया गया है, जैसे कि महिलाएं या दलित आओ कुछ करके सीखे। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से ऐसे उदाहरण खोजें जो समानता के विचार को सबल करते हों। इन उदाहरण को अपनी कक्षा में पढ़ें। मैं जिन लोगों को जानता हूं वे सभी किसी न किसी धर्म में विश्वास करते हैं। मैं जिन धर्मों के बारे में जानता हूं वे सभी समानता का संदेश देते हैं। जब ऐसा है तो दुनिया में असमानता क्यों? आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है जिसे अनेक देश के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नजर आती है। अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियां, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं के साथ साथ पेयजल या शौचालय की सुविधा से भी विहीन स्कूल भोजन की बर्बादी के साथ साथ भुखमरी देख सकते हैं। कानून जो वायदा करता है और जो हमारे चारों ओर मौजूद है उनके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। नीचे विश्व और हमारे देश के स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इन पर एक गहरी नजर डालें। विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े। दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ के सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5%, जबकि 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। पहली दुनिया, खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के आंकड़े औद्योगिकी देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में है और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। इन आंकड़े औद्योगिकी देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों में के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना
ऊर्जा, 13 गुना लोहा और इस्पात तथा 14 गुना कागज का उपभोग करता है। गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने की खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से एक मामले में है, जबकि कनाडा के लिए यह खतरा 8700 में से एक मामले में है। जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और गैस के जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसमें से पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देश से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। स्रोत: मानव विकास रिपोर्ट 2005 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से लिया गया है। भारत में आर्थिक असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े। यहाँ भारत की 2011 की जनगणना से लिए गए घरेलू संपदा और सुविधाओं के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत हैं। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इन आंकड़ों को गांवों और शहरों के बीच की असमानता को समझने के लिए पढ़िए। आपका परिवार इन आंकड़ों में कहाँ आता है? परिवार जिनके पास ग्रामीण परिवार, शहरी परिवार, परसेंटेज में दोनों अपने परिवार के लिए सही या गलत लगाएं। बिजली का कनेक्शन 5593, मकान में सरकारी नल का कनेक्शन 3571, मकान में स्नान घर 4587, टेलीविजन 3377, स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल 1435, कार, जीप, वैन में 210। हमारे चारों ओर बहुत सी असमानताएं ऐसी हैं जिन पर कोई आपत्ति नहीं करता। ऐसे में देश की और दुनिया की असमानताओं पर बात करना बकवास है। जरा इस पर ही ध्यान दें कि कैसे मेरे माता पिता मेरे भाई की तारीफदारी करते हैं। यहाँ हमारा सामना एक विरोधाभास से होता है। लगभग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि लगभग हर तरफ हमें असमानता के दर्शन होते हैं। हम एक ऐसे जटिल दुनिया में रहते हैं जिसमें धन, संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति और शक्ति की भारी असमानता है। क्या हमें इस तरह की असमानता से चिंतित होना चाहिए? क्या ये सामाजिक जीवन के अस्थायी और अपरिहार्य लक्षण हैं जो मनुष्यों की प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और संपन्नता में उनके योगदान के अंतर को भी प्रतिबिंबित करते हैं? क्या ये असमानताएं हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण पैदा होती है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को वर्षों से परेशान कर रखा है। इस तरह के सवालों ने समानता को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय बना दिया है। राजनीतिक सिद्धांत के छात्रों को सवालों की एक लंबी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। इसी तरह एक सवाल है कि समानता का क्या निहितार्थ है, जबकि हम बहुत से मायनों में बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं। यह बात कहने का आशय क्या है कि हम समान हैं? हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं? क्या हम आय और रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरे शब्दों में, हम किस तरह की और किसके लिए समानता पाना चाहते हैं? समानता की अवधारणा के बारे में कुछ और प्रश्न भी उठाए गए हैं। हम यहाँ उन पर भी विचार करेंगे। समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें सभी लोगों से हमेशा बिल्कुल एक तरफ का व्यवहार करना चाहिए? समानता क्या है? इस चित्रों पर एक नजर डालें। अश्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में है। प्रवेश नहीं। कुत्ते, निग्रो, मैक्सिवासी। पीने का पानी अश्वेत श्वेत। विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। ये चित्र मनुष्यों के बीच नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव की ओर संकेत करते हैं। ये हम में से अधिकांश को अस्वीकार्य है। वास्तव में इस तरह के भेदभाव समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करता है। समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और परवाह के हकदार हैं। हालांकि लोगों से बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतः एक समान बर्ताव नहीं करता है। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है। अलग अलग काम और अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। कई बार इस बर्ताव में यह अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि जरूरी भी लग सकता है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें
तब तक समानता की धारणा के विपरीत नहीं लगता जब तक कि उसका दुरुपयोग न हो। लेकिन कुछ अलग किस्से में असमानता अन्यायपूर्ण लग सकती है। यह सवाल यह उठाता है कि कौन सी विशिष्टताएं और विभेद स्वीकार किए जाने लायक है और कौन सी नहीं। कई बार लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। अब असमानता के इन आधारों को स्वीकार करते हुए लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और लक्षण अलग अलग हो सकते हैं और हो सकता है कि सभी को सामना समान सफलता न मिले। अगर वे अपने अंदर छुपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम है तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में है। कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं, कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं जबकि कुछ और अपने कड़े परिश्रम या चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। समानता के आदर्श से जुड़े होने का यह मतलब नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। इसका मतलब केवल यह है कि हमें से जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होना चाहिए। की अवसरों की समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। इसका आशय यह है कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामले में अलग हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा और योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है और हो सकता है। इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज़्यादा सफल हो जाएं, लेकिन केवल इसीलिए कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच गया या कोई बहुत सफल वकील बन गया। समाज में असमान नहीं माना जा सकता। दूसरे शब्दों में सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसे बुनियादी चीजों की उपलब्धता में असमानताओं से कोई समाज असमान या अन्यायपूर्ण बनता है। प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और समाज जनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयनों के कारण पैदा होती है। समाज जनित असमानताएं वे होती हैं जो समाज में अवसर की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती हैं। प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मगत विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है और यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं हैं जिन्हें समाज ने पैदा किया है। उदाहरण तो स्वरूप कुछ समाज बौद्धिक काम करने वाले को शारीरिक कार्य करने वाले से अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वे विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। इस तरह के भेदभाव में समाज के मूल्य प्रतिबिंबित होंगे और इनमें से कुछ हमें निश्चित रूप से अनुचित लग सकते हैं। ये पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है। यह एक प्राकृतिक असमानता है। आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। मेरे हर विषय में तुम ज्यादा अंक आते हैं। मैं घर के काम में माँ का हाथ भी बटाती हूँ। तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो सकते हो। प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में फर्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है कि इससे स्वीकार किया जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फर्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान रहती हैं तो वे हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती है। ऐसे लगने लगता है जैसे कि वे जन्मगत हो और आसानी से बदल नहीं सकती। उदाहरण के लिए, औरतें अनादिकाल से अबला कही जाती थी। उन्हें भीरू एवं पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी। इसीलिए यह मान लिया गया था कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्याय संगत है। अफ्रीका में काले लोग उनके औपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले नीरे बच्चों और महज शारीरिक श्रम, खेल कूद और संगीत में बेहतर माने गए। यह धारणा दास प्रथा जैसी
संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने में प्रयुक्त हुई। ऐसे सभी मानकों और मूल्यांकनों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच के फर्क का प्रतिबिंबित माना जाता है। प्राकृतिक विशिष्टताएं की धारणा से एक और समस्या उत्पन्न होती है, वह यह है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ विभिन्न भिन्नताएं अब अपरिवर्तनीय नहीं रही। उदाहरण स्वरूप चिकित्सा, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने विकलांग व्यक्तियों को समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया है। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, पहियादार कुर्सी और कृत्रिम पांव शारीरिक अक्षमताओं के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत भी बदल ली जा सकती है। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस शायद ही चलने या बोल सकते हैं, पर उन्होंने वैज्ञानिक में बड़ा योगदान किया। आज अगर विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता से उबरने के लिए जरूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने से इस आधार पर इनकार कर दिया जाए कि प्राकृतिक रूप से वे कम सक्षम हैं, तो यह अधिकतर लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। इन सब जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच के फर्क को किसी समाज के कानून और नीतियों का निर्धारण करने में मानदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन होता है। इसी कारण से बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा हुए असमानताओं और व्यक्ति के विशेष परिवार या परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई असमानताओं में फर्क करते हैं। यही दूसरी तरफ की असमानता ही समानता के पक्षधर लोगों के सरोकार का स्रोत है। वे चाहते हैं कि परिवेश में जन्मी असमानताओं को न्यूनतम और समाप्त किया जाए। समानता के 3 आयाम। हमने इस सवाल पर विचार किया कि किस प्रकार के सामाजिक अंतर स्वीकार किए जा सकते हैं। इस पर विचार करने के बाद हमें यह सोचने की जरूरत है कि समानता के वे कौन कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं को पहचानने समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं ने समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों आयामों को रेखांकित किया है। समानता के इन तीनों आयामों को लक्ष्य करते हुए ही एक अधिक न्यायपूर्ण और समता मूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। राजनीतिक समानता। लोकतांत्रिक समाजों में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार मसलन मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने और व्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आज़ादी लाती है। ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपने विकास करने और राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं, लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार हैं जिन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में भी काफी असमानता बरकरार है। ऐसी असमानता अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होती है। इसीलिए अक्सर समान अवसर या मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठती है। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती है। सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था, पर इसके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों की सरकार में अपनी बात रखने की उपलब्धता साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह भी है कि विभिन्न समूहों और समुदाय के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो। इसके लिए यह जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभावों को न्यूनतम किया जाए। समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीजों की अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार और न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीजों की गारंटी भी जरूरी माना गया है। इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों
पर स्पर्धा करना संभव नहीं होगा। जिस समाज में अवसरों की समानता विद्यमान न हो, वहां में अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। भारत में समान अवसरों के मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से सामने आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकारी का समान अधिकार नहीं मिलता। कुछ के गतिविधियों में उनको शामिल होने पर पाबंदी होती है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी हतोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औरतों को सब समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों या रोजगार में भेदभाव और परेशानी से बचाने वाली नीतियां बनाना और शिक्षण या कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करके राज्य यह भूमिका निभाता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वाले को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है। आर्थिक समानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत या आमदनी में खासी भिन्नता हो। आर्थिक समानता की डिग्री नापने का एक तरीका तो यह है कि संपन्नतम और निर्धनतम समूहों के बीच का आनुपातिक अंतर नापा जाए। एक अन्य तरीका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना। यही सही है कि समाज में धन, दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभवतः कभी विद्यमान नहीं रही। आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। यह माना जाता है कि समान अवसर से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देता है। जिनके पास प्रतिभा का और संकल्प है, समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रहती है, लेकिन इससे यह संभावना छुपी है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है। शिक्षा में असमानता। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न समुदायों के शैक्षिक स्थिति से जुड़े हुए कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इन समुदायों की शैक्षिक स्थिति में जो अंतर है, क्या ये महत्वपूर्ण है? क्या इन अंतरों का होना केवल एक संयोग है या ये अंतर जाति व्यवस्था के असर की ओर संकेत करते हैं? आप यहाँ जाति व्यवस्था के अलावा और किन कारणों का प्रभाव देखते हैं? शहरी भारत में उच्च शिक्षा में जातिगत समुदाय में असमानता। जातिगत समुदाय प्रति 1000 लोगों में स्नातक की संख्या अनुसूचित जाति में 47, मुस्लिम में 61, हिंदू अन्य पिछड़ी जाति में 86, अनुसूचित जाति में 109, ईसाई में 237, सिख में 350, हिंदू उच्च जाति में 253, अन्य धार्मिक समुदाय में 315, अखिल भारतीय औसत 155। स्रोत नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 55वां राउंड सर्वे 1999 से 2000 के बीच का लिया गया ये है। लेकिन समाज के लिए गहरी खाई जैसी वे असमानता अधिक खतरनाक है जो पीढ़ियों से अनछुई रही है। अगर किसी समाज में लोगों के कुछ खास वर्ग के लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन, दौलत और इसके साथ हासिल होने वाली सत्ता का उपभोग करते हैं तो समाज वर्गों में बढ़ जाता है, और वे जो पीढ़ियों से धन, विशेषाधिकार और सत्ता का उपभोग करते आए हैं और अन्य जो पीढ़ियों से गरीब बने रहे हैं। काल क्रम में ऐसे वर्ग भेद आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। अमीर वर्गों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को अधिक खुला व समतावादी बनाने के लिए सुधारना ज्यादा कठिन साबित हो सकता है। मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। मार्क्सवाद 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारधारा था। मार्क्सवाद ने दलील दी कि खाई नुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता, उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। यह ताकत उन राज्यों की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है और वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानता, सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। इसीलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाने और आवश्यकता संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुनिश्चित करने की जरूरत है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनके समाधान करने की जरूरत है। वाद विवाद संवाद, महिलाओं को सेना की लड़ाकू टुकड़ियों में शामिल होने और सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की अनुमति होनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल
नस्लीय असमानता 1968 में न्यूनतम मजदूरी में वास्तविक रूप 35% की कमी 2006 में ऊपर ऊपरले 20% लोगों को 83% धन संपदा पर अधिकार, आय की असमानता निचले 20% लोगों के पास धन संपदा बिल्कुल नहीं, 13% अश्वेत पुरुष वयस्क मताधिकार से वंचित हुए, 40 वर्ष से कम उम्र के 10 लाख अफ्रीकी अमेरिकी लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये आंकड़े बोलते हैं। एक अधूरा सपना। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानताओं के बारे में और भी खोजें करें। हमारे देश में कौन कौन से समूह इस प्रकार की असमानताओं के शिकार हैं? अमेरिका में इस असमानता को कम करने के लिए किस प्रकार की नीतियां अपनाई गई? क्या उनके अनुभवों से कुछ सीखा जा सकता है? क्या उन्होंने भी हमारे अनुभवों से कुछ सीखा है? उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण पाया जा सकता है। उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांशों के वितरण में सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंदिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य के को हस्तक्षेप करना है, लेकिन इससे समाज में खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारागार उपाय होती है। उदारवादियों का मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी, असमानताओं की खाइयां नहीं बनेगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा। उदारवादियों के लिए नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए चयन के उपायों के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायोचित और कारागार है। उदाहरण स्वरूप, अपने देश में अनेक छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन की आशा करते हैं, जबकि प्रवेश नारीवादी स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो नस्गर्गिक है और न ही आवश्यक है। नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। नारीवादी के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता का परिणाम है। पितृसत्ता से आशय एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्राकृतिक से भिन्न है और यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थितियों को न्यायोचित ठहराती है। नारीवादी इस नजरिए पर सवालिया निशान लगाते हैं इसके लिए वे स्त्री पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक भूमिकाओं के विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करते हैं। जैविक या लिंग भेद सेक्स प्राकृतिक और जन्मजात होता है, जबकि लैंगिकता जेंडर समाज जनित है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि मनुष्य या नर या मादा के रूप में जन्म होता है, लेकिन औरत या मर्द को जिन सामाजिक भूमिकाओं में हम देखते हैं उन्हें समाज गढ़ता है। उदाहरण के लिए, यह जीव विज्ञान का एक तथ्य है कि केवल औरत ही गर्भ धारण करके बालक को जन्म दे सकती है, लेकिन जीव विज्ञान के तथ्य में यह निहित नहीं है कि जन्म देने के बाद केवल स्त्री ही बालक का लालन पालन करे। नारीवादियों ने हमें सिखाया है कि स्त्री पुरुष असमानता का अधिकांश प्राकृतिक ने नहीं, समाज ने पैदा किया है। पितृसत्ता ने श्रम का कुछ ऐसे विभाजन किया है जिसमें स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कामों के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुरुष की जिम्मेदारी सार्वजनिक और बाहरी दुनिया में है। नारीवादी इस विभेद पर भी सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि अधिकतर स्त्रियां सार्वजनिक और बाहरी क्षेत्रों में भी सक्रिय होती हैं, इसीलिए दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियां घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्रियों के कंधों पर है। नारीवादी इस स्त्रियों के कंधे पर दोहरा बोझ बताते हैं। हालांकि इस दोहरे बोझ के बावजूद स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्रों के निर्णयों में 9 के बराबर महत्व दिया जाता है। नारीवादी का मानना है कि निजी सार्वजनिक के बीच यह विभेद और समाज या व्यक्ति द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानताओं के सभी रूपों को निपटाया जा सकता है और मिटाया जाना
चाहिए के लिए अत्यधिक कड़ी स्पर्धा है। समय समय पर सरकार और अदालतों ने शैक्षणिक संस्थाओं और प्रवेश परीक्षाओं का नियमन करने के लिए हस्तक्षेप किया है ताकि हर प्रत्याशी को स्पर्धा का उचित और समान अवसर मिले। फिर भी कुछ को प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन इसे सीमित सीटों के बंटवारे का निष्पक्ष तरीका माना जाता है। समाजवादी में उलट उदारवादी नहीं मानते कि राजनीति, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यता जुड़ी होती हैं। उनका मानना है कि इनमें से हर क्षेत्र की असमानताओं का निराकरण ठोस तरीके से करना चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसे अन्यायी और गहरी असमानताओं को ही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनकी वैयक्तिक क्षमताओं विकसित करने से रोकती है। आओ करके सीखें। अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं पर ध्यान दें और उनमें नजर आने वाली सभी आर्थिक सामाजिक असमानताओं की सूची बनाएं। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? अभी समानता के उद्देश्य को पाने के सर्वाधिक वांछनीय तरीके के बारे में समाजवादी और उदारवादियों के बीच की कुछ बुनियादी मतभेदों पर चर्चा की गई है। जबकि इन अलग अलग दृष्टिकोणों की तुलनात्मक गुणों और सीमाओं पर विश्व भर में बहस हो रही है, आज भी यह विचार करना जरूरी है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन से सिद्धांत और नीतियां आवश्यक होंगी। खासतौर से सोचना है कि क्या समानता लाने के उद्देश्य के लिए सकारात्मक योजना उचित है। इस मुद्दे पर हाल के वर्षों में बहुत विवाद खड़ा हुआ है। इस विषय पर अगले खंड में चर्चा की जाएगी। औपचारिक समानता की स्थापना। समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को कुछ रीति रिवाजों और कानून व्यवस्थाओं से संरक्षित रखा गया है। इन रिवाजों या कानूनों द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों और लाभों का आनंद उठाने से रोका जाता है। बहुत सारे देशों में गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा जाता है। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत नहीं थी। भारत में जाति व्यवस्था निचली जाति को शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकती थी। कुछ देशों में लोग, कुछ खास परिवारों के लोग ही सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। ये अक्सर वे असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पैदा हुई और उसके बाद तक बनी रही। समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना है और संसाधनों को न्यायपूर्ण बंटवारा है। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं होते, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे जो आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन जरूर करते हैं। भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतन राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की असमानताओं की पहचान की जिनके खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। स्त्री पुरुष असमानता, चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता, जातिगत असमानता, कुछ देशों का अन्य पर औपनिवेशिक शासन और निसंदेह आर्थिक असमानता है। यह आज स्वप्रमाणित धारणा लग सकती है, लेकिन लोहिया के समय में समाजवादियों के बीच आमतौर पर यही तर्क चलता था कि असमानता का एकमात्र रूप वर्गीय असमानता है जिसके खिलाफ संघर्ष अपरिहार्य है। दूसरी असमानताएं गौण है या आर्थिक असमानताएं का खात्मा होते ही वे स्वतः खत्म हो जाएगी। लोहिया का कहना था कि इन असमानताओं में से प्रत्येक की अलग अलग जड़ें हैं और उन सबके खिलाफ अलग अलग लेकिन एक साथ संघर्ष छेड़ने होंगे। उन्होंने एकांगी क्रांति की बात नहीं की। उनके लिए उक्त 5 असमानताओं के खिलाफ संघर्ष का अर्थ था 5 क्रांतियां। उन्होंने इस सूची में 2 और क्रांतियां को शामिल किया: व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति तथा अहिंसा के लिए सत्याग्रह के पक्ष में शस्त्र त्याग के लिए क्रांति। ये ही सप्त क्रांतियां थी जो लोहिया के अनुसार समाजवाद का आदर्श है। समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि ये सभी निषेध या विशेषाधिकारों का
अंत किया जाए। चूंकि ऐसी बहुत सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए इस यह जरूरी होगा कि सरकार और कानून असमानता की व्यवस्था को संरक्षण देना बंद करे। हमारा संविधान ने भी यही किया है। भारत धर्म संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी हैं और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म या लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव के रूप में समाहित किया है। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, जैसा कि हम देख चुके हैं कि समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सकें, उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होते हैं। इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतरों को ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के लिए विकलांगों को सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्ते, रैंप की मांग न्यायोचित होगी, क्योंकि इससे ही उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने की समान अवसर मिल सकेगा। इसी तरह रात में कॉल सेंटरों में काम करने वाली महिलाओं को कॉल सेंटर आते जाते समय विशेष सुरक्षा की जरूरत हो सकती है। इसके लिए काम के समान अधिकार की रक्षा हो सकेगी। समानता की कटौती इन्हें नहीं, वरना बढ़ावा देने वाले उपायों के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा। आप सबको उस पेंट पर चढ़ कर दिखाना होगा। ये चित्र में सबके लिए दिखाया गया है। किसी तरह के विभेद अवसरों तक समान पहुंच को बाधित करते हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरह की नीतियां अपनाई जानी चाहिए। आजकल इस तरह के सवाल पर लगभग हर समाज में चर्चा हो रही है। कुछ देशों ने अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां अपनाई है। अपने देश में हमने आरक्षण की नीति अपनाई है। अगले खंड में सकारात्मक कार्रवाई के विचार को समझने का प्रयास करेंगे। हम सकारात्मक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई कुछ नीतियों और उठाए गए कुछ मुद्दों को भी समझेंगे। सकारात्मक कार्रवाई इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। असमानताओं को मिटाने के लिए जरूरी होगा कि असमानता की गहरी खाइयों को भरने वाले अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाएं। इसीलिए सकारात्मक कार्रवाई की अधिकतर नीतियां अतीत की असमानताओं के संचित दुष्प्रभावों को दुरुपयोग करने के लिए बनाई जाती हैं। आओ कुछ करके सीखें। अलग अलग तरह के शारीरिक विकलांग के शिकार छात्रों को अन्य छात्रों की भांति सीखने के लिए आवश्यक सुविधाओं की एक सूची बनाएं। आपको विद्यालय में इनमें से कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सकारात्मक कार्रवाई के कई रूपों हो सकते हैं। इसमें वंचित समुदाय के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने तक की नीतियां हो सकती हैं। अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए अपने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित स्थान या कोटा की नीति को अपनाया है। यह नीति बहुत वाद विवाद और असहमति का केंद्र रही है। इस नीति की इस आधार पर वकालत की गई है कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार रहे हैं। जो समुदाय अतीत में पीड़ित और समान अवसरों से वंचित रहे हैं, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अन्य लोगों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। इसीलिए एक समतापूर्वक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के हित में उनको विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय अवधि तक चलने वाला तदर्थ उपाय माना गया। इसके पीछे मान्यता यह है कि विशेष बर्ताव इन समुदायों को वर्तमान वंचनाओं से उबरने में सक्षम बनाएगा और फिर ये अन्य समुदायों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। हालांकि सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों का
समाज को आर्थिक समतामूलक बनाने के लिए समर्थन किया गया। लेकिन कुछ सिद्धांतकारक इन नीतियों के खिलाफ तर्क देते हैं कि वे सवाल करते हैं कि क्या लोगों से विभेदकारी बर्ताव करने से कभी भी अधिक समानता की ओर ले जाएगा। सकारात्मक विभेदीकरण खास आरक्षण की नीतियों के आलोचना इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। इनका मानना है कि वंचितों को उच्च शिक्षा या नौकरी में आरक्षण या कोटा देने का कोई भी प्रावधान अनुचित है, क्योंकि यह मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण भी एक तरह का भेदभाव है। समानता की मांग है कि सब लोगों से बिल्कुल एक तरह से व्यवहार हो। जब हम व्यक्तियों के बीच जाति या रंग के आधार पर अंतर करते हैं, तब हम जातिगत और नस्लगत पूर्वाग्रह और भी मजबूत कर रहे होते हैं। इन सिद्धांतकारों के लिए उन सामाजिक विशिष्टताओं को समाप्त करना महत्वपूर्ण है जो समाज को विभाजित करती है। इन बहस को रोशनी में यह प्रासंगिक होगा कि व्यक्ति के समान अधिकारों और राज्यों के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समानता के बीच फर्क किया जाए। व्यक्ति का किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने का समान अधिकार है, लेकिन प्रतिस्पर्धा ऊंची होनी चाहिए। जब कभी कुछ सीमित स्थान या नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा हो, तब वंचित समूहों के लोगों और लाभकारी स्थिति के शिकार हो सकते हैं। ऐसे छात्र जो अपने समुदाय में पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी से आते हैं, अर्थात उनके माता पिता और पूर्वज अशिक्षित रहे हों, अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के मामले में पढ़े लिखे परिवारों के छात्रों से बहुत अलग होते हैं। दलित, स्त्री या वर्जना और वंचना के शिकार अन्य श्रेणियों से आने वाले सदस्य कुछ विशेष सहायता के पात्र और अधिकारी होते हैं। इस विशेष सहायता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियां बनानी चाहिए। इन नीतियों से और उन्हें अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिल सके, तथा यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए था, उससे बहुत कम किया गया है। स्कूली शिक्षा स्तर पर असमानताएं चौंकाने वाली है। ग्रामीण और शहरी झोपड़पट्टियों के बहुत सारे गरीब बच्चों के स्कूल जाने की संभावना नहीं के बराबर है। यदि उन्हें अवसर मिल भी गया, तब उनके स्कूल के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता। खासकर अभिजात वर्गीय स्कूलों की सुविधाओं की तुलना में ये बच्चे कुछ असमानताओं के साथ स्कूल में प्रवेश लेते हैं। ये असमानताएं उनका पीछा नहीं छोड़ती और योग्यता बढ़ाने या नौकरी पाने की संभावनाओं पर लगातार चोट पहुंचाती रहती हैं। ये छात्र अभिजात समझे जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने में बाधाओं का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास विशेष कोचिंग के लिए जरूरत साधनों का अभाव होता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस भी इतनी ज्यादा होती है कि उससे भी एक घेराबंदी जैसी हो जाती है। परिणाम स्वरूप वे अधिक विशेषाधिकार और सुविधाओं वाले वर्गों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इस तरह की सामाजिक और आर्थिक असमानताओं समान अवसर की प्राप्ति में बाधक होती हैं। अधिकतर सिद्धांतकार आज इस बात को मानते हैं कि समान अवसर के लक्ष्य से सभी असहमत विवाद उन नीतियों के बारे में है जो राज्य को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनानी चाहिए। क्या राज्य को वंचित समुदायों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर देने चाहिए या उन्हें कम उम्र से ही विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि इन बच्चों की योग्यता और प्रतिभा का विकास हो सके? वंचित कौन है, इसे परिभाषा कैसे? आओ वाद विवाद संवाद। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सकारात्मक कार्रवाई, कोटा, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण आदि की नीतियां निजी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी लागू की जानी चाहिए। इसे परिभाषित कैसे करें, कैसे किया जाए? क्या वंचित की पहचान आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए या जाति व्यवस्था से पैदा हुई सामाजिक असमानताओं के आधार पर? ये सामाजिक नीति के वे पहलू हैं जिनके बारे में आज भी बहस हो रही है। अंततः हम जो नीतियां चुनते हैं उन्हें सबके लिए समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मिली सफलता के आधार पर जांचना पड़ेगा।
समानता के विषय पर सोचते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अंतर करना चाहिए। मूलतः समान व्यक्तियों को विशेष स्थितियों में अलग अलग बर्ताव की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना ही होगा। समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग या विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए औचित्य सिद्ध करना और सावधानी पूर्वक पुनर्विचार आवश्यक होता है। चूंकि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव जाति व्यवस्था और रंग भेद के अंग थे, इसीलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए बहुत सावधान रहते हैं। समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए 19वीं सदी में स्त्रियों के समान अधिकार के लिए संघर्ष किया। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसा कि अधिकार पुरुषों को हासिल थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया, उन्होंने महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए उन्हें मातृत्वात्मक चिंतन मंथन, नीचे दी गई स्थितियों पर विचार करें, क्या इनमें से किसी भी स्थिति में विशेष और विभेदकारी बर्ताव करना न्यायोचित होगा। कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। एक विद्यालय में 2 छात्र दृष्टिहीन हैं, विद्यालय को उनके लिए कुछ विशेष उपकरण खरीदने के लिए धनराशि खर्च करनी चाहिए। गीता बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती है, विद्यालय को उसके लिए बास्केटबॉल कोर्ट बनाना चाहिए जिससे वो अपनी योग्यता का और भी विकास कर सके। जीत कि माता पिता चाहते हैं कि वह पगड़ी पहने, इरफान चाहते हैं कि वह जुम्मे शुक्रवार को नमाज पढ़े। ऐसी बातें को ध्यान में रखते हुए स्कूल को जीत से यह आग्रह नहीं करना चाहिए कि वह क्रिकेट खेलते समय हेलमेट पहनने और इरफान के अध्यापक को शुक्रवार को से दोपहर के बाद की कक्षाओं के लिए रुकने को नहीं कहना चाहिए। अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसी प्रावधानों की आवश्यकता थी। इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना वे न तो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेगी और न ही सफल व्यवसाय और निजी जीवन का आनंद उठा सकेगी। दूसरे शब्दों में पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बर्ताव की जरूरत होती थी। जब हम समानता के मुद्दों पर सोचते हैं और यह जांचते हैं कि एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव जरूरी है या नहीं, तो हमें लगातार स्वयं से ही पूछने की जरूरत है कि क्या विशेष बर्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक समूह समान अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसा कि शेष समाज। हालांकि यह सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव आश्चर्य या शोषण की नई संरचनाओं को जन्म न देने दे अथवा यह विशेष बर्ताव समाज में विशेषाधिकार और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाले एक और प्रभावशाली उपकरण न बन जाए। विशेष बर्ताव का उद्देश्य और चित्त एक न्यायपरक है और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा कुछ और नहीं है।